हाँ देखो, आप लोगों को भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन और वहाँ के जो न्यायाधीश होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो आपका संविधान है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक जो है संघ के न्यायपालिका के बारे में बात किया गया है। संघ के न्यायपालिका में केवल सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और उसका गठन कैसे होता है, उसकी स्थापना क्या होगी, अन्य न्यायाधीश कैसे कौन होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जो आपका 124 से लेकर के 147 तक अनुच्छेद है, उनमें से केवल और केवल आज 124 पे डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 124 के खंड 1 में ये बात बताया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। अन्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, ये संसद द्वारा विधि बना करके संसद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। यानी कि संसद विधि बना करके ये निर्धारित करेगा कि अन्य न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी। ठीक है। उसके बाद खंड 2 में जब हम देखते हैं तो खंड 2 में अनुच्छेद 124 क में एक NJAC है जिसको नेशनल जुडिशियल, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 के खंड क, ख, ग में ये जो आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति है उसके बारे में, उसके संदर्भ में उपबंध दिए गए हैं। तो 124 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति होगा उनकी सिफारिश पर जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करके सील मुहर के साथ ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद इसी के साथ साथ जब आप परंतु पढ़ेंगे तो परंतु में ये बताया है कि यदि कोई न्यायाधीश चाहे तो वो अपना त्याग दे सकता है। त्याग करने के लिए, अपने पद का त्याग करने के लिए उसको क्या करना होगा कि राष्ट्रपति को लिखित में लिख करके उस पर अपना हस्ताक्षर करके एक त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे करके अपना पद को त्याग कर सकते हैं, अपने पद को त्याग सकते हैं। या तो जो आपके अनुच्छेद 124 के खंड 4 में, जैसे ये है खंड 4, तो खंड 4 के आधार पर उसमें जो रीति बताई गई है, इस रीति के अनुसार जो न्यायाधीश होंगे उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात हो रही है। फिर आप पढ़ेंगे खंड 2 के क में, तो 2 के क में जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, इनके आयु का निर्धारण कितना होगा ये संसद जो है विधि द्वारा निर्धारित करती है। समय समय पर अगर संसद चाहे तो विधि बनाएगा, विधि बना करके उनके आयु का निर्धारण करता है कि इनका जो अधिकतम आयु है पद को धारण करने का वो कितना होगा। जैसे वर्तमान समय में अभी 65 वर्ष तक है। और खंड 3 है, तो खंड 3 में जो न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, उनके अर्हता के बारे में बात की गई है। पहली अर्हता तो यही है कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी अर्हता यह है कि वह एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक कार्य किया हो, न्यायिक पद धारण किया हो, यानी कि न्यायाधीश रहा हो। दूसरा जो ख है, ख में बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए दूसरी शर्त जो है वो ये है कि एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में, अधिवक्ता यानी कि विधि का व्यवसाय किया हो, अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस किया हो। तो ये आपका दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि वह व्यक्ति जो न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के लिए पद धारण करने के लिए या योग्यता रख रहा है, वह राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता होना
चाहिए, उसके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए विधि के बारे में, लॉ से रिलेटेड उसके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये खंड 3 के अंतर्गत ही 2 स्पष्टीकरण दिया हुआ है। स्पष्टीकरण ये बता रहा है कि जैसे जो जिस हाई कोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हाई कोर्ट होंगे। तो वर्तमान समय में भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई है वो सबके सब हाई कोर्ट्स आ जाएंगे या हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय माने जाएंगे, और साथ ही साथ ऐसे हाई कोर्ट्स भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता रखेंगे या उच्च न्यायालय समझे जाएंगे जो संविधान के प्रारंभ से पहले उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, ये सभी उच्च न्यायालय समझे जाएंगे। और जो ये अधिवक्ता की बात किया, जैसे कि यहाँ पे 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, तो अधिवक्ता के रूप में कौन कौन आ जाएगा? ऐसा व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में रहा है, वो विधि व्यवसाय किया है, विधि व्यवसाय करने के पश्चात यदि वह कोई न्यायिक पद धारण किया हुआ है, ठीक है, अब वह न्यायिक पद जो है वो जिला न्यायाधीश से अवर नहीं होना चाहिए, यानी इंफीरियर नहीं होना चाहिए, उसके नीचे ना हो, कम से कम वह जिला न्यायाधीश के लेवल तक का होना चाहिए। उसकी जो श्रेणी है, उसका जो पद है वो जिला न्यायाधीश से नीचे नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात आप अनुच्छेद 124 के खंड 4 को देखेंगे, जिसमें न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की रीति बताई गई है कि जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनको कैसे हटाया जाएगा। उनको हटाने के लिए कंडीशन ये है कि साबित कदाचार हो, यानी कि उनका कदाचार साबित हो जाए, ऐसा कोई कार्य करें जो कदाचार नहीं है, अविधिक है या अवैधानिक है, या असमर्थता के आधार पर। इनके आधार पर जो संसद के सदन हैं उनके बहुमत द्वारा 2/3 ना ये संख्या होती है, वो लोग जो है कि प्रस्ताव पास करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमोदन दे देता है, तो जाकर के इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। ये आपका एक तरह से बोल सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया भी कर सकते हैं कि एक प्रकार की महाभियोग की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है। खंड 5 में देखिए, ये जो साबित कदाचार या असमर्थता का जो एक आधार बनाया गया, उसका यदि अन्वेषण किया जाए या उस पर कोई विवाद होता है और उसकी अन्वेषण हो रही है, तो ये अन्वेषण की प्रक्रिया जो होगी वो विधि द्वारा ही विनियमित किया जाएगा। जो विधि इस्टेब्लिश है, जो विधि बनी हुई है, उसी विधि के अंतर्गत रहते हुए उस पर जो है अन्वेषण की प्रक्रिया होगी, चालू किया जाएगा या लागू होगा। और खंड 6 में देखिए, खंड 6 में न्यायाधीश जो है, न्यायाधीशों के शपथ से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो न्यायाधीश शपथ किसके समक्ष लेगा, किसके सम्मुख लेगा? राष्ट्रपति के सामने ले लेगा। राष्ट्रपति के समक्ष जो न्यायाधीश होते हैं ये शपथ लेंगे, या राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो ये उस प्रयोजन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, और जिस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं उस व्यक्ति के समक्ष जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं। और शपथ जो है, शपथ का प्रारूप आपके भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में बताया गया है। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, वही शपथ जो है न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष लेना होता है। और इसके बाद जो अंतिम आपका खंड है, अनुच्छेद 124 का खंड 7, इसमें कहा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रह चुके हैं या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पद धारण किया हुआ है, तो ऐसे न्यायाधीश भारत के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष या उसके सामने अभिवचन नहीं करेंगे, या किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के सम्मुख कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के बारे में ये आपका
जो उपबंध है ये यहाँ से 124 के खंड 1 से लेकर के 124 के खंड 7 तक दिया हुआ है। इसके बाद जो अनुच्छेद 125 आएगा उसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में बताएंगे। थैंक यू।